ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका आंसर हाँ है, ये बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि मैं कैसे समझूं कि मुझे फिशर है कि पाइल्स। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, फिर भी मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट बताता हूँ जो आपको कंपेयर करके याद रखना है कि आप खुद को फिशर है कि पाइल्स ये कैसे समझेंगे। ब्लीडिंग, पहला पॉइंट ब्लीडिंग है। अगर आपका ब्लड लैट्रिन को चिपक के आ रहा है तो समझिए कि आपको फिशर है। ठीक है, लैट्रिन को चिपक के आ रहा है, धार नहीं गिर रही है और ना ऐसे आपको हाथ को कुछ मस्से लग रहे लैट्रिन के बाहर आए, ऐसा कुछ नहीं है। दर्द होना यानी पेन, आपको एक साइड में दर्द हो रहा है, प्रिकिंग पेन, इसको बोलते हैं प्रिकिंग पेन, कोई तो चुभे जैसा पेन, एक साइड में आपको चुभे जैसा पेन हो रहा है, प्रिकिंग पेन, आप समझिए आपको फिशर है। मतलब फिशर होने के चांसेस हैं। आप खुद को बिल्कुल डायग्नोस ना कीजिए, डॉक्टर के पास चेकअप करके ही डायग्नोस कीजिए। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको खुद का इलाज करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है। टैग, एनल टैग, बाहर के जो मस्से रहते हैं अपने लैट्रिन की जगह पे यानी एनल कैनल में, जब भी आप हाथ लगाएंगे आपको कुछ चीज़ें पाल्पेबल होंगी यानी हाथ को लगेंगी, वो मस्से रहते हैं, उसको आप हाथ लगाएंगे तो दर्द नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा फिशर बढ़ गया है तो आपको वो उसमें भी सूजन आती है, वो मस्सों में भी सूजन आती है, उसमें भी दर्द हो सकता है, लेकिन जनरली उसमें दर्द नहीं रहता है। उसे कहते हैं एनल टैग। अगर आपको एनल टैग्स बने हैं जो आपको हमेशा हाथ को लगते हैं, यानी ऐसा नहीं कि लैट्रिन होने के बाद ही हाथ को लग रहे हैं और बाद में आपने अंदर डाल दिया तो हाथ को नहीं लग रहे, ऐसा नहीं है। तो ये जो एनल टैग है और आपको उसके साथ दर्द है तो ये फिशर की लक्षण है। पाइल्स में ये एनल टैग रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन पाइल्स के जो मस्से बाहर निकलते हैं लैट्रिन के समय बाहर निकलना, फिर अपने हाथ से उनको अंदर ढकेलने की ज़रूरत महसूस होना, ऐसे अगर किस्सा आपके साथ हो रहा है तो आपको पाइल्स है। बर्निंग, जलन होना, लैट्रिन होने के बाद तुरंत में लैट्रिन की जगह पे जलन होते रहना करीबन 1-2 घंटा, ये फिशर का लक्षण है। आपको बैठने में तकलीफ होना, जलन होते रहना, फिर अपने आप जलन कम होना, ये अगर आपको है तो आप फिशर है। क्या फिशर का घरेलू इलाज संभव है? बिल्कुल है, घरेलू इलाज संभव है। यानी ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ घर के ही चीज़ें खा पी के आप ठीक हो जाओ अपने ही मन से, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप डायग्नोस हो जाओ, यानी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाओ। चेकअप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेकअप, बिना चेकअप वाले डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। काफ़ी डॉक्टर मिलेंगे जिनको हमारे एरिया में कुछ अलग ही कहते हैं, बिना चेकअप वाले डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है जो आपके लैट्रिन की जगह का चेकअप नहीं करता है। अगर आपको शर्म महसूस होती है तो आप लेडीज़ डॉक्टर, जो लेडीज़ सर्जन हैं आपके एरिया में या आपके सिटी में, जो लेडीज जनरल सर्जन है उनके पास जाइए, खास लेडीज़ लोगों को सलाह है। लेकिन चेकअप करवाइए, चेकअप करवाने के बाद ही ये चीज़ें समझेंगे। ऐसा समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं सर्जन बन गया हूँ इतने साल से, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ सुन के कोई चीज़ें ऐसा अंदाज नहीं लगा सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि आपको फिशर है और बाद में चेकअप करने के बाद निकल जाए कि आपको कैंसर है तो क्या समझोगे? ऐसा नहीं कीजिए। अपना क्वेश्चन है, फिशर का घरेलू इलाज संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल संभव है। आपको कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे? पानी भरपूर पिएंगे, लैट्रिन समय पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि अभी लैट्रिन लगी बाद में शाम को जाऊंगा। खाना बराबर खाएंगे, हाई फाइबर डाइट खाएंगे, यानी जो रेशे रहते हैं वो खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, खाने में सभी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिर्फ नॉनवेज ही खाए, ना कि सिर्फ वेज ही खाए, सभी चीज़ों की सब्जियाँ खाएँ। बस आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी आपकी लैट्रिन हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर है भी, आपको लैट्रिन हार्ड हो भी रही है तो आप लैक्सेटिव लीजिए, यानी लैट्रिन पतली करने के लिए जो सिरप आते हैं वो लीजिए, उसके साथ आप घरेलू इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की जो क्रीम है वो लगाइए, डॉक्टर जो आपको क्रीम दे रहा है वो लगाइए, उसके साथ आपकी सूजन काफ़ी कम हो जाएंगी, आपका स्फिंक्टर का जो स्पाज्म है यानी अकड़न है वो कम हो जाएंगी,
वो रेगुलर लगाइए, उससे भी आपका फिशर ठीक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो आपका यही घरेलू इलाज है। डॉक्टर के पास आपको 2-4 बार ही जाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये ट्रीटमेंट कम से कम 3-4 महीने लेना पड़ेगा, तो आप ठीक हो जाओगे। हो सकता है 50% केसेस ठीक होते ही है। 50%, सही बता रहा हूँ, डरिए मत। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है अपना, क्या फिशर और पाइल्स का ऑपरेशन एक साथ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, करते ही हैं हम, अलग अलग ऑपरेशन नहीं करते। मतलब आपको फिशर है, फिर ले लिया हमने, आपको पाइल्स भी साथ में है, तो आपको ऐसा बोल देंगे नहीं अभी पाइल्स का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो है, जैसे पस होना, फिस्टुला और पाइल्स एक साथ नहीं हो सकते, पर फिशर और पाइल्स एक साथ कर सकते हैं, और जनरली हम करते ही हैं। लेज़र से करें, ओपन से करें, कैसे भी करें, लेकिन एक साथ दोनों सर्जरी पॉसिबल है। फिशर के कौन से ऑपरेशन हैं? एक तो ऑपरेशन आपको ही पता है, लेज़र ऑपरेशन, जिसको लेज़र मशीन के द्वारा किया जाता है। कोई भी मशीन लेज़र नहीं होती, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। काफ़ी लोग सभी मशीन को हमारे पास लेज़र है, यही मशीन लेज़र की है, ऐसा है वैसा ही, ये क्लियर आपको बाद में बता दूँगा। लेज़र मशीन अलग रहती है, लेज़र का करने का तरीका अलग होता है। फिर दूसरा है एक ओपन सर्जरी, यानी अपना जो जनरली हम जो करते हैं वही सर्जरी। उसमें 2 टाइप के ऑपरेशन करते हैं। एक है स्पिंक्टरोटॉमी, यानी जो अपनी स्पिंक्टर मसल है उसको हम कट करते हैं, क्योंकि वो फाइब्रोटिक पोर्शन रहता है, यानी एकदम ऐसा फाइब्रस हो जाती है, ऐसे रिंग बन जाती है जो खुल नहीं सकती, उसको हम ऐसे कट कर देते हैं एक साइड से। ये लेज़र से भी करते हैं, ओपन करके भी करते हैं। तो ऐसा कट करने से रिलीज़ हो जाती है, और रिलीज़ होने से आपका दर्द तुरंत में चला जाता है। आप कहेंगे मसल को काट दिया, अब क्या होगा? डरिए नहीं, और भी दूसरे मसल्स बॉडी में है जो यही काम करते हैं, जो आपको कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। स्पिंक्टरोटॉमी के साथ एक स्पिंक्टर डायलेटेशन भी है, यानी स्पिंक्टर आपका ऐसा टाइट हुआ है, उसको बड़ा करना। बड़ा करने से भी आपका काम हो सकता है, वो भी एनेस्थीसिया में करना पड़ता है, वो भी एक सर्जरी है, लेकिन उसमें ये मसल फटने के चांसेस है, जगह जगह फटने के चांसेस है, और इसके साथ बाकी भी आजू बाजू के जो दूसरे मसल है जो अपने को काम देते हैं स्पिंक्टर का, वो भी फटने के चांसेस है, और आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बनते हैं। इसलिए ये सर्जरी आजकल अवॉइड की जाती है। फिर भी 20-30% केसेस में तो हम करते हैं। ये भी एक अच्छी सर्जरी है, डोंट वरी कि ये सर्जरी नहीं करेंगे, यही करेंगे, ये नहीं करेंगे, वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्जन की चॉइस है, आपकी चॉइस नहीं रह सकती, सर्जन डिसाइड कर लेता है। हाँ, आप लेज़र सर्जरी के लिए चॉइस कर सकते हैं। तो ये डायलिटेशन और स्पिंक्टरोटॉमी, ये ओपन के टाइप्स हैं। इसमें से बेस्ट ऑपरेशन कौन सा है? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके लिए खास क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि इसमें से बेस्ट ऑपरेशन कौन सा है? बेस्ट ऑपरेशन यानी मेरे ख्याल से कि आप एक दिन में आपकी छुट्टी हो, दूसरे तीसरे दिन घर में आराम हो जाए, चौथे पाँचवें दिन आप काम पे लग सकें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ है। आपको सिर्फ फिशर होना चाहिए पाइल्स में, क्योंकि पाइल्स में कुछ अलग प्रोसीजर रहते हैं, उसके लिए आपको और आराम का टाइम देना पड़ सकता है। अगर सिर्फ फिशर ऑपरेशन होता है तो आपको इतना आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फिशर करते हैं, वो भी लेज़र से करते हैं, और आपको बिल्कुल एनल टैग बड़े हुए नहीं हैं, एनल टैग को आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको भी आप बिल्कुल 3rd या 4th डे फिट हो जाएंगे, बिल्कुल जा सकेंगे, आप अपने काम पे जा सकेंगे, आराम से चेयर पे बैठ सकेंगे। लेकिन अगर आपको फिशर के साथ बड़े बड़े मस्से है, एनल टैग है, जिसको हमको कट करना पड़ रहा है, तो उसके साथ आपको हल्का सा दर्द हो सकता है, क्योंकि ये कट होने के बाद इसको हीलिंग को टाइम लगता है। इसमें हम टाँके नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे टाँके लगेंगे तो आपको और ज़्यादा दर्द होगा। अक्सर हम कभी कभी 1-2 टाँके लगा देते छोटे छोटे, लेकिन तकलीफ होती नहीं। उससे अच्छा तो बिना टाँके के ही आपको पेन फ्री रहेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े बड़े मस्से है और फिशर है, तो आपको कम से कम 1 हफ्ता आराम करना चाहिए,
अदरवाइज़ आपको चौथे पाँचवें दिन अच्छा लग सकता है। तो ये सब के लिए आपको लेज़र सर्जरी अच्छी रहेंगी, फिशर के लिए खास करके और पाइल्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओपन सर्जरी करने के बाद आपको महीनों भर आराम करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ओपन सर्जरी होती है तो आप 10 दिन में फिट हो सकते हैं, बिल्कुल। हमारे पेशेंट तो 10-15 दिन आराम करते हैं और काम पे लग जाते हैं। छुट्टी तो हम 24 घंटे में ही कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आपको हॉस्पिटलाइजेशन, अननेसेसरी आपका हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से घर जा सकते हैं। तो ये सब बातें फिशर के बारे में मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है फिशर के बारे में आपके जो भी सवाल है उनका मैं जवाब दिया हूँ। फिर भी अगर कुछ भी सवाल आपके मन में उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।